नमस्कार। 11 दिन संसद चली। लोगों को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी आने वाले 1000 साल नहीं बल्कि 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी का इस देश के लिए क्या रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, देश के लोगों के लिए क्या कुछ सोचा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन 24 जून से लेकर 30 जुलाई तक के इस पूरे समय में बीजेपी और नरेंद्र मोदी बिल्कुल नॉन सीरियस दिखाई दिए, जबकि विपक्ष लगातार महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर रहा, सरकार पर सवालों की बौछार दागता रहा। यहां तक कि नरेंद्र मोदी और शाह दोनों को कुर्सी से खड़े हो जाना पड़ा। तो विपक्ष ने सरकार को पूरे संसद सत्र में पानी पिलाकर रखा, नाच नचा दिया, लेकिन सरकार नॉन सीरियस दिखाई दे रही थी। नरेंद्र मोदी जिनसे मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सवाल हो रहे थे, पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर उन्हें बोलना चाहिए था, वो नरेंद्र मोदी संसद में शोले के डायलॉग बोल रहे थे, वो नरेंद्र मोदी शायरियां बोल रहे थे, लेकिन इन पर चू तक नहीं किए। इधर महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कुछ बहुत बड़ा खेल होने की आशंका जताई जा रही है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो प्रज्ञा जी और पीछे जाऊंगा। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात में 15 साल, तब वो नॉन सीरियस होते थे। वो तो हाउस में भी कम बैठते थे, नहीं के बराबर जाते थे, विपक्ष को कोई तवज्जो नहीं देते थे। अपने पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे, बड़े दिग्गज थे, जिनका नाम था, जो जमीन से जुड़े थे, उनको खत्म करने में लगे हुए थे। और फिर एक नई फौज अपनी खुद की तैयार कर, पहले गुजरात बीजेपी पे कब्जा, फिर देश पे कब्जा, और फिर देश की पूरे संगठन पे कब्जा। तो ये उनका मोडस ऑपरेंडिस रहा है। वो कोई पार्लियामेंट्रियन नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। उनका कोई एक अलार्म, मतलब कोई ऐतिहासिक ऐसा भाषण, जिसे स्टेट्समैन का भाषण समझा जाता है, जिसको रिकॉर्ड में लड़के लोग जिसपे पीएचडी करें, जिसको पढ़े लिखे, वो होता नहीं है। वो तो आजकल तो ये 9 दिनों में तो कई जगह मुझे वो स्टैंड अप कॉमेडियन के जो शोज होते हैं उस टाइप का लग रहा था। क्योंकि एक बात ये सब जानते हैं कि नंबर क्या है। जो मोदी की गारंटी और मोदी की सरकार बोला करते थे, वो एनडीए की बोलने में मजबूर हो गए। और उनको ये बात वो भी जानते हैं, देश भी जानता है कि भारतवर्ष के लोगों ने नरेंद्र मोदी को रिजेक्ट किया, उनकी सरकार को रिजेक्ट किया। सबसे बड़ी पार्टी बनने के मायने ये नहीं है कि आपको सत्ता में रहने का आदेश दिया ना, आपको 240 पे अटका के एक बता दिया कि आप अकेले इस देश पर राज करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप तानाशाह बनते जा रहे हैं। बैसाखियों के भरोसे आप ठीक रहोगे। सही मायने देखा तो जो एक महत्वाकांक्षा थी इस देश पे पूर्ण रूप से संविधान बदलने की, इस देश पे एक तानाशाही शासन लागू करने की, क्या हम रशिया के मोड़ पे जा रहे थे, ये डर था। इन तमाम महत्वाकांक्षा की टांग तोड़ दी लोगों ने और इस सरकार को बैसाखियों पे लेके आए। जब सरकार बैसाखियों पे लेके आए हैं तो ये पराजय पचाना बहुत मुश्किल है। पराजय पचाने के लिए आदमी को बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, उसके दिल इतना बड़ा हो जाना चाहिए और उसके नैतिकता का बल इतना चाहिए। वो अटल जी और अडवाणी जी में था कि सीटें कम आने पे सत्ता विपक्ष में बैठने का ऐलान करते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। और इन्होंने जहां जहां सत्ता को छुआ है, ये तोड़ फोड़ के बैसाखियों के भरोसे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे 2014 से लेकर 2024 तक करीब करीब 13 सरकारें बदल के, स्थिर सरकारें बदल के अपनी सरकारें बनाई। लेकिन सर, मोदी जी तो संसद में शोले के डायलॉग बोल रहे यही हैं, कहा मैंने, क्या कहा? सीटें कम हुई अरे तो क्या हुआ, हीरो तो हम प्रज्ञा जी, मैंने स्टैंड अप कॉमेडियन की बात की। ये स्टैंड अप कॉमेडियन जैसी बात करते हैं, क्योंकि उलूल जुलूल बातें करते हैं। जो सवाल उठते, पिन पॉइंटेड सवाल थे, पिन पॉइंटेड जवाब होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। पार्लियामेंट के सदन पे झूठ बोलते हैं। अग्निवीर को झूठ बोला, उस शहादत, जिस शहीद हुए, एक तो इस पिता ने, अपने परिवार ने अपना बेटा खोया है, अपना भविष्य खोया है, उसके बाद उसे मिला तो कुछ नहीं, उसके बाद आपने झूठ बोला। और वास्तविकता में उसके पिताजी, जिसका बेटा गया हो, देश के लिए शहीद हुआ हो, वो झूठ बोलेगा वीडियो पे?
शर्म आनी चाहिए इनको। गलतियां हर एक से होती है प्रज्ञा जी, लेकिन गलती को स्वीकार करना इससे ज्यादा बड़प्पन नहीं। लेकिन गलतियों को स्वीकार करने के लिए जो बड़प्पन चाहिए वो बौने लोगों में मिलेगा नहीं। इसलिए पार्लियामेंट में आपने देखा होगा 2014-2024 तक बिल्कुल कौन से विपक्ष ने सवालों का जवाब दिया। विपक्ष ने पूछा कलकत्ता कहां है, तो ये बंबई का रास्ता बताते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे ये अडानी छोड़ के सब कुछ बोलते रहे। मणिपुर के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया कि ये सोच के कम से कम अविश्वास प्रस्ताव पे जवाबदेही तो सरकार की बनती है, उसमें भी सरकार चुप रही और सरकार आए बाएं लट घुमाती रही। मणिपुर पे तो अब संघ चालक ने बोल दिया कि मणिपुर जल रहा है, हमें प्रायोरिटी से लिखनी चाहिए। उसके बाद आज भी मणिपुर जल रहा है, आप कहते हो स्कूल खुल रहे हैं। क्या बात करते हैं आप सर? ये अभी भी एटीट्यूड जो है वो बदला नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए थर्ड टर्म के प्रधानमंत्री हैं, क्या करेंगे प्रज्ञा जी, उनके जगह आप होती तो भी ऐसे ही करते। राहुल गांधी को बाल बुद्धि कह रहे हैं, बाल बुद्धि वाला। नहीं तो एक किसी ने ये भी कहा है, मुझे किसी से बात हो रही थी, तो कई प्रकार के लोग, ऐसा नहीं है कि कई लोग बोलते बोलते बोल जाते हैं। किसी ने कहा कि बाल बुद्धि से भी डरना चाहिए। रावण ने भी राम को बाल बुद्धि ही कहा था, तुच्छ मानव कहा था, और कंस ने श्री कृष्ण को बालक कहा था। ये दोनों अवतार हैं जिसकी पूजा मोदी जी करते हैं। गुजरात से आते हैं इसलिए वो श्री कृष्ण के नजदीक है, और चुनाव यूपी से लड़ते हैं इसलिए राम को अपना कहते हैं। लेकिन दोनों व्यक्तित्व की यदि आप ठीक से उसे पढ़ें समझे तो आपको समझ में आएगा बाल बुद्धि क्या होती है। ये दो बालक ही थे राम के, जिन्होंने राम का अश्वमेघ अटका था और हनुमान जी तक को पराजित करा दिया था। ये वो बालक ही तो थे। तो बालक को आप कम मत हाकिए। ऐसे ही बालक को हिरण्यकश्यपु ने बहुत ही मजाकिया तौर पे लेते हुए उस बालक के बुद्धि पे सवाल उठाए थे, तो फिर नरसिंह को प्रकट होना पड़ा था। जिस हिंदुत्व की वो बात करते हैं, उस हिंदू धर्म में बालकों की इतनी कहानियां हैं, इनको बुढ़ापा आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। लेकिन सर सवाल बालक का नहीं है, सवाल बुद्धि होने का है। सवाल बुद्धि होने का है। मैंने एक बार कहा था भगवान ने भेजा, लेकिन भेजा देके नहीं भेजा, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इनको भगवान ने डायरेक्ट भेजा, अजन्मे हैं ये, बायोलॉजिकल नहीं है। भगवान ने भेजा लेकिन भेजा लेके नहीं भेजा, ये प्रॉब्लम है। 24 जून से लेकर 3 जुलाई तक की संसद में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि नरेंद्र मोदी और पूरे विपक्ष के पास अब आगे के लिए कुछ नहीं है। धर्म के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। पूरी 11 दिन की संसद चली और सिर्फ आपातकाल और धर्म पर, हिंदू पर चर्चा होती रही। कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय सामने नहीं आया जिससे लोगों को पता चलता कि ये थर्ड टर्म के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बुजुर्ग है और देश के पीएम की जो जॉब है वो बहुत सीरियस। पूरी दुनिया सुनना चाहती है कि भारत देश के प्रधानमंत्री ने क्या बोला संसद में। ना सुने ज्यादा अच्छा है। हम और आप आकलन करने के लिए बैठे तो कुछ ना सुने प्रज्ञा जी ज्यादा अच्छा है। बची कुछ इज्जत रह जाएगी। जो आदमी अपने भाषणों में 3 सदी के संतों को इकट्ठा बिठाता हो, बादलों के पीछे प्लेन को ले जाके रडार से छुपता हो और नाले पे उल्टा मटका रख के गैस कलेक्ट करके चूल्हा जलाता हो, ऐसे मंद बुद्धि वक्तव्य को सुने नहीं। ये गौतम बुद्ध का देश है, ये विवेकानंद का देश है। जहां विवेकानंद ने शिकागो में आवाज क्या लगाई, पूरा देश नतमस्तक हो गया और वो विश्व गुरु कहलाए। विश्व गुरु मात्र 4 छिछोरे लोगों ने विश्व गुरु बोलने से विश्व गुरु नहीं बनता कोई। 15 अंधभक्त आपको सोशल मीडिया पे विश्व गुरु बोल दे और विश्व गुरु हो जाए, ये नहीं होता। उसके लिए विश्व को लोहा मानना होता है। क्या हुआ पार्लियामेंट में? मुझे एक बात बता दीजिए, कब प्रधानमंत्री जी ने कौन सी बड़ी बात की है? प्रधानमंत्री जो बोलते वो बिल्कुल नहीं करते, उनका एक खासियत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को जेल में डालता हूं या भ्रष्टाचारियों को पीछे छुपाते। अरे जिनको जेल में डाला उनमें से कौन सा भ्रष्टाचार प्रूव कर दिया, बताए प्रधानमंत्री जी।
क्या संजय राउत का भ्रष्टाचार प्रूव हो गया? अनिल देशमुख महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का गृह मंत्री 13 महीने जेल में रहता है और जमानत मिलने पे कोर्ट कहता है कि केस कहां बना ईडी का? हेमंत सोरेन एक मुख्यमंत्री है, आदिवासी मुख्यमंत्री। इस देश में आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। आपने तो आदिवासी को ये कहा कि मैंने किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया। अरे वो संघर्षशील महिला थी, हम सैल्यूट करते हैं उस महिला को, लेकिन क्या आपने उसको अधिकार दिए हैं? क्या राष्ट्रपति अपनी बात कर सकता है? उसको कैबिनेट की बात करनी पड़ती है। लेकिन जहां ताकत है, पावर है, सत्ता है, ऐसा मुख्यमंत्री पद एक आदिवासी को मिला तो आपने उसको जेल डाल दिया। किस लिए? 8.5 एकड़ जमीन के घोटाले में। जो कोर्ट कहती है जमानत देते समय, न्यायपालिका कहती है कि तू इसको तो कभी, इसमें तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि जमीन इनके नाम पे है। कैसा केस बनाया आपने? अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, क्या हुआ? ईडी से चिंगार, ईडी के चक्रव्यूह से छूट रहा था तो सीबीआई में बीच में उठा लिया, क्योंकि आप चाहते कि हरियाणा के चुनाव होने तक वो अंदर रहे। पिछली बार आपने प्रयास किया कि वो गुजरात के चुनाव होने तक अंदर रहे। 12% वोट था गुजरात में आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल फेस थे। ऐसे चुनाव लड़ते 240 में कई है। मैं तो कह देता, मैंने तो कई बार कहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अशोक वानखेड़े के हाथ सिर्फ 2 महीने के लिए दे दीजिए, 1 महीने के लिए दे दीजिए। मैं इस देश की कैबिनेट को मेरे घर के सामने खड़ा कर दूंगा। प्रज्ञा जी, रेले किसके पीछे नहीं है? इतिहास हर एक का बड़ा रक्तरंजित है और मजेशीर है। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ मैं फकीर हूं, झोला उठा के जाऊंगा, ये बोलने से कोई फकीर नहीं होता। और फकीर साथ में अब्जोपति और करोड़पति और भ्रष्टाचारी नहीं रखता। या हेमंत विश्व शर्मा हो और अजित पवार हो, उस आदमी तक का तो नैतिकता ही नहीं उसके पास है बोलने के लिए कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। अच्छा, एक चीज और सर, कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के हाथ में शिव जी की तस्वीर देख करके क्या दिक्कत हो गई? नरेंद्र मोदी जी तो भगवान को बहुत मानते हैं, राम मंदिर निर्माण का पूरा क्रेडिट लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो भी राम के नाम पर लेते हैं, अयोध्या के नाम पर वोट मांगते हैं लोगों से, लेकिन कहते हैं कि भगवान तो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का थोड़ी। नहीं, तो मेरा तो दूसरा सवाल है। दर्शन, भगवान दर्शन का विषय है बिल्कुल, और मैं राम को तो जीवन में फॉलो करने का विषय मानता हूं। राम को आराध्य मानता हूं कि इसलिए नहीं कि मुझे उसकी पूजा करनी, लेकिन राम के असंख्य गुणों में से एक अधना सा गुण भी मैं अपने जीवन में उतार दूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन विपक्ष के हाथ में शिव जी की तस्वीर नहीं बर्दाश्त होती। मैंने वही, इसलिए भैया, इसलिए प्रज्ञा जी कि ये भगवान का व्यापार करते हैं। जो भगवान को बेचते हो उसको अपना भगवान किसी के भी पास जाए तो डर लगता है कि मेरी कोई वस्तु चली गई। आप कभी कपड़े के दुकान में जाके सूट देखती है और सूट उठा के बैग में डालेगी तो ग्राहक को 3 बार मालिक पूछेगा, खरीद लिया ना आपने इसको? आपको पसंद ना गया, खरीद लिया ना? कि बिना खरीदे कैसे जा सकता है? ये मेरी दुकान का माल है भाई। तो बीजेपी वालों को लगता है कि तमाम हिंदू देवी देवता उनकी दुकान का माल है, किसी और के हाथ में कैसा गया? क्योंकि ये बेचते हैं। लेकिन पूजने वालों को तो तस्वीर एक सिंबॉलिक है। भगवान शिव को भी समझने की अकल होनी चाहिए और नैतिकता होनी चाहिए, नैतिक बल होना चाहिए। ये तमाम चीजें नैतिक बल से आते हैं, जो नैतिकता, ये शब्द आपके साथ बैठता ही नहीं है। शिव जी को समझने के लिए त्याग, वैराग्य और दूसरी की गलतियां पचाने की औकात चाहिए। शिव जी ने विष गले में धारण कर पूरे विश्व को विष से मुक्ति पिलवाई थी। उन्हें तब ये नहीं बोला था, तब उन्होंने नहीं कहा था, शिव जी ने नहीं कहा था ये राक्षस भी है पृथ्वी पर, मैं क्यों मरने दो साले राक्षसों को, मैं तो सिर्फ भगवान भगवान को देखूंगा। लेकिन शिव जी ने विष को अपने गले में बांधकर तमाम सृष्टि को बचाया, पेड़ पौधे जितनी भी जीवंत वस्तु है सबको बचाया। क्या था लेना देना? मोदी जी भी तो तपस्या करते हैं सर, कैमरा लेकर जाते हैं, क्या जबरदस्त फोटोग्राफी करवाते हैं। तो फिर मैंने वो भी तो एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग की दुनिया में रह रहे प्रज्ञा जी। अच्छा सर, 11 दिन की संसद का विश्लेषण क्या करें? कुछ नहीं, 11 दिन के संसद में ये बता दिया कि सरकार मनमानी नहीं कर पाएगी। 11 दिन में विपक्ष ने बता दिया कि हाँ हम हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में मात्र 60 का फर्क है।
60 मेंबर उधर ज्यादा चिल्लाने वाले होने से या इधर ज्यादा कम होने से फर्क नहीं पड़ेगा। विपक्ष ने ताकत बता दी। आपको 50 साल पुरानी इमरजेंसी दिखती है, आपको 10 साल से अघोषित इमरजेंसी नहीं दिखती। पेपर लीक के मामले पे आप बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि आपके लोग फंसे, गुजरात के लोग फंसे हैं, कई इनके मंत्री और कई इनके संतरी तक आ जा रही है, कई जगह है। इसलिए बात नहीं करना चाहते, मणिपुर पे बात नहीं करना चाहते, अपने अग्निवीर पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, किसानों पे बात नहीं करना चाहते। बार बार बोलते कि हमने एमएसपी दी। मेरा दावा है उस एमएसपी पे शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर मिनिस्टर है अभी, मैं मामा जी को कहता हूं कि आदरणीय मामा जी, आप जो एमएसपी देते हैं, आप भी तो, आपके घर में भी खेती है, आप उगा के देखिए। आपका बेटा तो फूल बेचता है, कभी उसको बोलिए सोयाबीन भी उगा, और सोयाबीन के रेट पे सोयाबीन की पड़ता बता बैठती है कि नहीं बैठती है। इनके बच्चे एग्जाम क्या देंगे? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं नेताओं के। परीक्षा के पेपर लीक होने से फर्क नहीं पड़ता इनको, फर्क पड़ता है गरीब लोगों को, इस देश के आम इंसान को, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब रईसों के बच्चे तो विदेश पढ़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप की बनाई हुई कंपनी में डायरेक्टर बन के बच्चा बढ़ता है, लेकिन एक शिक्षक है, एक रेलवे ड्राइवर है, एक ऑटो रिक्शा वाला है, वो क्या करेगा? उसका बेटा, उसको तो एक ही सपना होता कि मेरा बेटा आईएएस बनेगा, मेरा बेटा कहीं डॉक्टर बनेगा, तो जिंदगी नहीं, हमारी पीढ़ियां सुधर जाएंगी। उनके सपनों को रोकने के लिए इनको क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए इस पे बहस नहीं हो सकती। सर, एक और बड़ी अलग चीज जो मैंने गौर करी, जगदीप धनखड़ राज्यसभा में थे, नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने उनको रोककर उनकी इतनी तारीफ कर डाली कि मुझे लग रहा है नरेंद्र मोदी जी खुद के लिए ये ओवरडोज तारीफ हो गई होगी। क्या आपने ऐसा कभी देखा है? उपराष्ट्रपति महिमा मंडन कर रहे हैं। मैं बड़े खेद के साथ, सर एक बात और सर, मनोज तिवारी, सांसद मनोज तिवारी अपना भाषण दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी की एंट्री आती है तो अपना भाषण रोक करके नरेंद्र मोदी की जय और नारे लगाने लगते हैं। ये अनुशासन है सर संसद का? नहीं, संसद परंपरा और अनुशासन ये सिर्फ विपक्ष के लिए होता है। सत्ता पक्ष नंगा नाच भी करे तो उसको पार्लियामेंट की पूजा समझी जाती है। हमारे यहाँ बिरला जी, मतलब जब भी स्पीकरों का इतिहास लिखा जाएगा इस देश में, बिरला जी का कार्यकाल काले पन्नों में लिखा जाएगा। इतना डिग्रेडेशन कभी नहीं हुआ। जो बिल्कुल झुक झुक के नमस्ते करते हो, झुक जाते हो। अरे सदन का बाप होता है स्पीकर, अभिभावक होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को समझाता है। और धनखड़ साहब के साथ तो मैं खुद अपने आप को भी दयनीय स्थिति में पाता हूं, क्योंकि धनखड़ साहब सैनिक स्कूल फ्रेटर्निटी के हैं, वो सैनिक स्कूल के विद्यार्थी है। अच्छा। वो हमारे सीनियर है। और सैनिक स्कूल में प्रज्ञा जी, एक बात, अभी तो 6वीं क्लास में प्रवेश होता, मेरे समय 5वीं क्लास में प्रवेश था। मैं ग्रामीण क्षेत्र से गया हुआ एक बच्चा, 5वीं से एक ही बात सिखाया जाता था कि स्टैंड स्ट्रेट, गर्दन पीछे कॉलर को लग के होनी चाहिए और कंधे ऊपर होने चाहिए, क्योंकि सैनिक स्कूल इस देश के आर्मी के लिए बड़े बड़े अधिकारी बनाता है। आज मेरे बैच का अंतिम जो अभी सर्विस में था वो रिटायर्ड हो गया और मेजर जनरल पोस्ट पे रिटायर्ड हो गया। मेरे से कई दोस्त, जो मेरे सहपाठी थे, वो ब्रिगेडियर हो गए। तो कोई सैनिक स्कूल का आदमी इतना झुक झुक के बात करेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और जिस हिसाब से धनखड़ साहब झुकते हैं हर जगह पे, मुझे दया आती है। उन्होंने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को तो ठेस पहुंचाई दी, कई लोगों के दिल तोड़े, उसमें एक मैं भी हूं। आपको यदि इतना ही महिमा मंडन करना है, छोड़ दीजिए, वो पद छोड़ दीजिए, आइए नीचे आ जाइए, बैठिए नीचे, सांसदों के बीच में बैठ के तालियां बजाइए खूब, लेकिन जिस पद पे है उस पद की गरिमा रखनी चाहिए। और उसी पद की गरिमा के लिए लोग जाने जाते हैं, स्पीकर जाने जाते हैं। अरे उस चेयर पे तो शंकर दयाल शर्मा जैसे लोग बैठे थे, बिल्कुल, क्या विदुषी थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और मुझे याद है शंकर दयाल शर्मा ने एक बार
कांग्रेस की सत्ता होते हुए भी कांग्रेस को लताड़ा और इस्तीफा देने की बात की थी हंगामे पे। आंखों में पानी था उनके, हाउस स्तब्ध हो गया था। मैंने वो मंजर देखे इस राज्यसभा में इतना गिरता हुआ स्टैंडर्ड देख के मुझे फिर घिन आती है। सर इस सत्ता संसद में काल बने में रहने के लिए आदमी कितनी, कभी कभी आदमी का खुद का कुछ होता नहीं, लेकिन जिस बिल्कुल पद पे वो होता है उस पद के अनुरूप गरिमा, खुद को ढालने का प्रयास करते हैं। सही बात है। और इन दोनों ने, बिरला जी ने और धनखड़ साहब ने, दोनों ने दोनों पद की गरिमा इतनी गिराई है कि पीढ़ियां लग जाएगी नए स्पीकर को आके उसकी गरिमा को बनाए रखने में। बिल्कुल एक गरिमा होती है, उस गरिमा को मेंटेन करके रखना चाहिए, उस गरिमा को बनाए रखना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। लेकिन सर इस संसद सत्र में आपने विपक्ष की भूमिका का क्या विश्लेषण किया है, वो समझाइएगा। विपक्ष ने बताया कि वो अंकुश बन के इस मदमस्त हाथी को हमेशा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। ये विपक्ष ने बता दिया। अच्छा ये है चलिए, उनकी तो ताकत। ये तो रही संसद की बात। आपके अनुसार विपक्ष हमलावर रहा, मुद्दों पर अड़िग रहा और सरकार को लगातार घेरता रहा और सरकार लगातार सवालों से मुंह चुराती रही। अब हम बात करते हैं सर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहां पर कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और उन्होंने अभी चेकिंग व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। ब्रजेश पाठक के अलावा अगर केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो लगातार दिल्ली में बने हुए हैं सर। कैबिनेट बैठक हुई, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। अनुप्रिया पटेल इसके पहले लेटर लिखी चुकी हैं योगी सरकार के खिलाफ, फिर उन्होंने कह दिया कि उन्नततर शिक्षक भर्ती का जो मसला है वो हल नहीं हुआ है। मंत्री हैं संजय निषाद, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सब बाबा के खिलाफ क्यों हो गए हैं सर? ये बाबा के खिलाफ नहीं हुए, ये जितने भी बोल रहे हैं ये प्यादे हैं। इनको चलाने वाला हाथ दिल्ली में बैठा है। ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है, ये दिल्ली और लखनऊ की तकरार है। तो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां सब रबर स्टैंप बैठे हैं और सारी सरकारी दिल्ली से चलती है। महाराष्ट्र की बात करें, उसके बाद आप थोड़ा ऊपर आइए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, आसाम, यहां सब जो सरकारें हैं ये रबर स्टैंप सरकारें हैं। एक सरकार है जो देश के सबसे बड़े सूबे की, जहां से 80 लोकसभा के लोग आते हैं, कहते हैं वहां के दिल्ली का रास्ता होता है, वहीं एक स्पीड ब्रेकर है जिसका नाम योगी आदित्यनाथ। तो वो एक कांटा गले में फंसा हुआ है, इसलिए उसको निकालने के लिए लगातार हमले होते हैं। तो ये निदान हो सकता है लेकिन क्या? स्पीड ब्रेकर का निदान हो सकता है? नहीं होता। देखिए वो भी अड़ा हुआ है, संघ भी उनके पीछे खड़ा है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ दिल्ली को निपटाना चाहती है। इनके चलते बीजेपी निपट रही है। विपक्ष का रोल उत्तर प्रदेश में एनडीए के गठबंधन के लोग और बीजेपी के लोग, ब्रिजेश जी की महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है कि नहीं ये इस बारे में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक जरूर है कि ब्रिजेश जी को पता है कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का अगला कोई बनेगा तो वो दिल्ली बनाएगी, अमित शाह बनाएगा। इसलिए अमित शाह के आदेश को सर आंखों पे लेके वो लगातार तीर चलाते हैं। मुझे तो ब्रिजेश जी भी हमारे बहुत, मैं जानता हूं उनको आज से नहीं, जब वो हरिशंकर तिवारी जी के ग्रुप में हुआ करते थे तब से जानता हूं। बहुत सौम्य भाषी है, बहुत मृदुभाषी है, अच्छे संबंध रखने वाले हैं, लेकिन घाटी राजनीतिज्ञ है। वो पहले सूंघ लेते हैं कि हवा किधर बह रही है और उस हिसाब से वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चेकिंग होती है। अरे भाई, काले शीशे लगाना घोर अपराध है। यूपी में वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि पुलिस के बीच में कोई आके किसी गैंगस्टर को मार जाता है, जेल में हत्याएं होती है।
ऐसे में काले शीशे नहीं होना चाहिए, ये सिक्योरिटी रीजन से है। तो क्या ये बात कही जा सकती सबसे है सर पहले ये कि पूछना चाहिए कि ये काले शीशे में घूमने का शौक बीजेपी वालों को कब से लगा? इतना झूठ आप बोल लिया है सर, कहीं जनता घेर ना ले, काले शीशे के कोई पीछे ही छुप सकते हैं। अच्छा सर, अभी आपको क्या लगता है, क्या ये कहा जा सकता है कि बाबा को किनारे लगाने की, ठिकाने लगाने की रणनीतियां हो रही हैं और लगातार प्रयास हो रहे हैं, और आज से नहीं हो रहे हैं, पहले से हो रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे हैं ये प्रयास? बिल्कुल नहीं, ये पहले 2014 से लगातार प्रयास हो रहे हैं। हम्म। पूरा ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है दो के बीच में। लेकिन अब नेताओं का इस तरीके से बोलना शुरू कर देना, सरकार के खिलाफ आरोप लगाना, वो इस बार देखने को ज्यादा मिल रहा है। नहीं, पहले भी ब्रिजेश जी पहले भी बोलते आए हैं। हाँ। उसके पहले भी नेता बोलते आए हैं। मौर्य जी उसके पहले बोलते आए हैं। हाँ। लेकिन अभी सहयोगी दो दलों का एट अ टाइम एक्टिव होना, जैसे देखिए अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद। ओम प्रकाश राजभर तो मोदी वो तो चाहते नहीं थे योगी जी। हाँ। ओम प्रकाश राजभर को लाया ही गया योगी को ठिकाने लगाने के लिए। कोई तो भी एक बोलने वाला चाहिए लगातार, वो बोलेंगे तो आश्चर्य नहीं होगा। संजय निषाद ने बोलना चालू कर दिया। अब संजय निषाद को इतना दुख है तो उन्होंने कैबिनेट छोड़ देनी चाहिए। और वाकई दलित और पिछड़ों की इतनी पीड़ा है अनुप्रिया पटेल को, तो उसने इंडिया गठबंधन से बाहर होना चाहिए। यदि वो सरकार कुछ कर ही नहीं रही तो फिर सरकार के साथ रहने से मतलब क्या है? आप कह रहे हो कि मोदी जी पिछड़ों के लिए बहुत कह रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर रही है। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो योगी सरकार नहीं कर रही है। तो मोदी जी को बोलिए योगी सरकार को बर्खास्त करें, नए चुनाव ले, इस्तीफा मांगिए। बार बार आप इस्तीफा मांगते हैं ममता बनर्जी से, बार बार कर्नाटक में इस्तीफा मांगा जाता है, तेलंगाना में इस्तीफा मांगा जाता है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का। मांगिए, यहां मांगिए, लेकिन वो नहीं होगा। ये प्री प्लान स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है। लेकिन योगी बाबा भी है, वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं हर जगह। चुनाव के नतीजे के बाद जो उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया और जो बता दिया कि प्रशासन पे मेरी कसावट है और जो कुछ भी यूपी में मैं ही हूं, योगी भी अड़े हुए हैं। योगी जी चाहते हैं कि उनको बर्खास्त करिए। यदि योगी जी को इनको बर्खास्त करते हैं तो योगी जी के पास एक गद्दी है, गोरखपुर की, गोरखनाथ की गद्दी, वो तो कोई छीन नहीं सकता। उस गद्दी पे बैठ के वो फिर युवा हिंदू वाहिनी को फिर खड़ा कर देंगे। फिर गोरखपुर से इस बार तो, पिछली बार तो सिर्फ पूर्वांचल की बात थी, इस बार तो पूर्वांचल के आगे तक घुसेड़ देंगे वो युवा वाहिनी को। करना क्या है? बीजेपी का पराजय ही तो करना है भाई। बीजेपी यदि ओवैसी और प्रकाश आंबेडकर का उपयोग कर सकती है, ऐसी चर्चा और दिखता है ऐसा जब नतीजे आए तो फिर योगी आदित्यनाथ को यदि इंडिया गठबंधन के, क्योंकि दुश्मन तो एक ही है। मैं इसी पर आ ही रही थी सर, क्या ऐसा भविष्य में देखने को मिल सकता है कि अगर बाबा को ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया, बाबा तो चुप रहेंगे नहीं, बाबा के पास तो अपनी शक्ति है, उस शक्ति के लिए क्या वो इंडिया गठबंधन का साथ ले सकते हैं? साथ नहीं लेंगे। वसुंधरा ने इंडिया गठबंधन ज्वाइन नहीं किया राजस्थान में, लेकिन अपनी ताकत दिखा दी, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिली। सर राजस्थान में भी किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दो टाइप का ये हो रहा है। अपने आप बीजेपी में एक हर राज्य में विद्रोह है। 2014 से लेके 2024 तक जिस हिसाब से पार्टी चलाई गई, बाहर वालों को तवज्जो दिया गया, तमाम भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में स्वागत किया गया, इससे ओरिजिनल बीजेपी वाले पीछे पड़ गए। और जब पार्टी बुरी तरह से 240 पे पार्टी आ गई तो पार्टी की बुरी हार है, करारी हार है। और ऐसा चलता जाएगा तो अगली बार 200 भी नहीं क्रॉस कर पाएगी। तो अपनी पार्टी जिसको 4-4, 5-5 पीढ़ियों से हम सींच रहे हैं, उसका ये बुरा हाल देखते हुए कोई भी आदमी उद्वेलित तो होगा, नाराज तो होगा। तो उन्होंने कहा था कि भाई यदि
ये सीट में नहीं जीत पाया, यदि बीजेपी नहीं जीत पाई तो हम इस्तीफा देंगे। तो उन्होंने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। वो इंडिकेशन था कि जरा 270, 370 पार और 400 पार वाली जो घोषणा कर रहे थे उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी नैतिकता तो चाहिए। 270 तक नहीं ला पाई पार्टी, आप 370 की बकवास कर रहे थे। इधर बिहार में सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतार दी है सर। हाँ, वो देखिए, सम्राट चौधरी को बिहार में बीजेपी वाले कितने मानते हैं। उनके बारे में लोग कहते हैं कि ये उधार का सिंदूर है, आयातित नेता नहीं चाहिए करके उन्हीं के खिलाफ डिमांड निकल रही है। और वो तो कह रहे थे कि हम नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, तब जाके हम करेंगे। शपथ ली थी। ये पगड़ी क्यों उतार दी उन्होंने? क्योंकि उनकी पगड़ी उछल गई। उनको ये बोला गया था, उन्होंने ये कसम खाई थी कि मैं बिहार से जब मुख्यमंत्री पद से हटा दूंगा नीतीश को, तब जाके पगड़ी बांधूंगा। लेकिन क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उन्हीं के भरोसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया जी। तेरे ही मतदान, तेरे ही वोट से बनेगा ये। इससे ज्यादा मुंह पे लपड़ कौन मारेगा? इससे ज्यादा छीछर मतलब क्या छीछा लेदर क्या होगी किसी? तो माता जी के शरण में आ गए। महाराष्ट्र में सर क्या कहेंगे? महाराष्ट्र में कहा जा रहा है बड़ा खेल होने वाला है बहुत जल्द। कई फाड़ों में बीजेपी है और अंतर विद्रोह शुरू हो गया है। अंतर विद्रोह बहुत शुरू हो गया है, लेकिन बीजेपी में उन्होंने तय कर लिया है, देवेंद्र फडणवीस ने, जैसा सिंगल डिजिट पे वो लेके आए लोकसभा में बीजेपी को, वैसा ही वो 50 के अंदर ले आएंगे विधानसभा में। 288 का हाउस है, बीजेपी को 50 पे ले आएंगे वो। उन्हें तय कर लिया। इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा नुकसान होगा। चाहे भूपेंद्र यादव को भेजे, अश्विनी को भेजे, होना यही। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने संसद में जो मस्करेबाजी वाले भाषण दिए, इससे लग रहा था कि मोदी सरकार को भी नहीं पता, बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता, पूरे एनडीए को नहीं पता कि क्या करेंगे ये 5 साल। इनको भी कोई आइडिया नहीं है। तो क्या ये सरकार टिक पाएगी आखिरी? ये 5 साल सिर्फ अपनी सरकार टिकाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आईसीयू में है। कभी बीपी ऊपर जाएगा, कभी ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा, कभी शुगर ऊपर जाएगी। 5 साल तक ये आईसीयू में सरकार है, क्योंकि जिनकी बैसाखियां हैं वो इसके लिए जाने जाते हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। नानी है, ये नानी सरकार है, नायडू और नीतीश। ये जो नानी है, इस सरकार को नानी याद दिलाएगी। चलिए, और दिला बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। बहुत बहुत आभार। तो देश में बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जो राजनीतिक संकेत हैं वो आने शुरू हो गए हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहां से कहा जा रहा है कुछ बड़े बदलाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि 11 दिन की संसद में आखिर देश को क्या मिला, उस पर विस्तृत चर्चा कर रहे थे। हमने अशोक सर से बात की, बहुत विस्तृत से उन्होंने एक एक बात बताई कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आगे का क्या विजन है। और बिल्कुल साफ पता चला कि धर्म के अलावा अभी कोई विजन सरकार के पास नहीं है। सरकार को भी नहीं पता कि वो अगले 5 साल करने क्या वाली है। खैर, अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।